हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। इंग्लैंड ने जो है अपनी सेकंड टेस्ट जो कि कल से शुरू होने वाला है वाइजैग में, उसके लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है। और इसके बीच यही है कि अब इंडिया की टीम क्या बनेगी। स्पेशली डाउट्स इस चीज़ को लेके हैं कि अब जब रविंद्र जडेजा भी नहीं है और केएल राहुल भी नहीं है, तो टीम में क्या रजत पाटीदार को मौका मिलेगा या सरफराज को मौका मिलेगा, या फिर दोनों को ही कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। देखो, गिल और अय्यर शायद उनके थोड़े जो चांसेस थे कि शायद इनमें से कोई एक बंदा ड्रॉप हो, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब तो केएल राहुल भी नहीं है और रविंद्र जडेजा भी नहीं है। सो वो है कि कोई ना कोई स्टार प्लेयर तो चाहिए होता है। तो ये दोनों जो है एज बैटर से ज़्यादा स्टार प्लेयर खेल रहे हैं टीम के अंदर। सो वहाँ से इनकी जो है एंट्री हो जाती है सीधी सीधी। इसके अलावा बात करें तो 3-4 टीम है जो कि मैंने कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग्स में। सो वो मैंने नोट डाउन करें। पहली जो पॉसिबल टीम बन सकती है जो अब हमारे पास स्क्वाड है इन दी एब्सेंस ऑफ विराट। अच्छा, विराट के साथ कुछ ऐसा भी खबरें आ रही है कि शायद अगले जो ये लास्ट पहले 2 मैच में तो विराट है नहीं वैसे भी। सो ये भी खबर आ रही है कि जो अगले 3 मैच होने हैं, इन 2 मैचों के बाद जो लास्ट 3 मैचेस होने हैं, शायद उनमें से भी विराट हमें खेलते हुए ना दिखे। सो वो चीज़ काफ़ी एक सेटबैक हो जाएगी यार, कि इतनी बड़ी सीरीज़ के अंदर जो है 5 मैच की इतनी लंबी सीरीज़ हो और उसमें से एक भी मैच अगर विराट ना खेले। अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में ये सारी बातें कि शायद जो है आखिर के जो 3 मैचेस है उसमें भी हमें विराट खेलते हुए ना दिखे। जो कि यार फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ना हो कि विराट के बिना पूरी सीरीज खेलनी पड़े। स्पेशली अगर इस सेकंड टेस्ट मैच का भी रिजल्ट हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहता, सो थर्ड टेस्ट मैच में तो यार विराट का होना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो हो जो कि टीम का मोरल अप कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये सेकंड टेस्ट जो है उसका डिजायर्ड रिजल्ट जो है, मतलब इंडिया जीत जाए, उसके बाद विराट भी वापस आए टीम के अंदर। क्योंकि यार देखो, मतलब एक अग्रेसिव बंदा आपको चाहिए होता है जो कि सामने वाली जो अग्रेसिव टीम है उसको भी, अगर वो बैटिंग से अग्रेसिव है तो कोई बंदा तो एक मुंह से भी अग्रेसिव हो और अपनी खुद की बैटिंग से भी अग्रेसिव हो, तो वो विराट है। और क्वालिटी एज ए टेस्ट बैटर आप चलो मान लो यार उस बंदे की, मुझे पता है पिछले 2-3 साल में विराट की जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, अब तो ये टॉम हार्टली का नाम भी बड़ा हो गया है, था ही एवरेज सा बॉलर, लेकिन हमने बना दिया इसको मुथाया मुरलीधरन और शेन वॉर्न। सो क्रेडिट टू अस। वो वाला पॉइंट है कि ये क्रेडिट जो है हमारे नाम पे जुड़ जाता है। तो एक चीज़ अच्छी होगी कि विराट जो है वो वापस आ जाए यार। जितना भी आप कह लो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट उसकी पिछले कुछ सालों में एवरेज अच्छी नहीं रही, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा यार कि विराट एज अ टेस्ट बैटर जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं आप उसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, पहली जो टीम है जो मैंने बनाई है, जो पॉसिबल स्क्वाड में से बनती है इंडिया की, वो ये है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, कप्तान हमारे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, उसके बाद तीसरे नंबर पे शुभमन गिल होंगे, चौथे नंबर पे जो एज ए रिप्लेसमेंट आए थे विराट कोहली की, रजत पाटीदार, उनको रखा जाएगा। अच्छा, रजत पाटीदार ने मैं बता दूं कि इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट जब इंडिया ए के 50 पे 6 हो गए थे, वहां पर 151 रन करे थे 158 समथिंग बॉल्स पे। सो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बड़ी अच्छा एक नॉक खेला था। तो रजत पाटीदार जो है उस केस में मेरे लिए चौथे नंबर पे होंगे। उसके बाद मैं श्रेयस अय्यर को 5वें नंबर पे रखूंगा। उसके बाद 6ठे नंबर पे मैं अक्षर पटेल को रखूंगा। रविंद्र जडेजा का ना होना तो मैं समझता हूं कि अब एक लेफ्ट आर्म टॉप 6 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कहीं ना कहीं 4 अगर राइट हैंडर है तो एटलीस्ट 3 लेफ्ट हैंडर हो, ताकि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिले। यार वो स्ट्राइक रोटेशन की भी बात होती है, फिर ये कि जो बॉलिंग टीम का कैप्टन हो फिर उसे फील्ड सेटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एडजस्टमेंट चलती रहती है ना। राइट हैंडेड बैट्समैन को चलो आप एक फील्ड पकड़ के लग जाते हो दोनों की तरफ, अगर ऑलमोस्ट दोनों का एक ही स्टाइल है तो फिर एक ही स्कोरिंग एरियाज हैं, सो कप्तान को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलर को भी थोड़ी सी लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ों में अच्छा रहता है कि एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा 7वें नंबर पे मैं रखूंगा भरत को, श्रीकर भरत, और उसके बाद अश्विन रहेंगे 8वें नंबर पे। उसके बाद जो है कुलदीप यादव को यार मैं टीम में रखना चाहूंगा। आई थिंक ना जो ये चाइना मैन बॉलर को ना, स्पेशली द क्वालिटी ऑफ कुलदीप यादव, उसको इतना ईजी मारना आसान नहीं होगा यार, क्योंकि फिर आपको हाथ से पिकअप करना पड़ेगा। जडेजा और अश्विन के पास तो चलो फिर भी वैरायटी है, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, हाथ से पिक करना पड़ता है। लेकिन जडेजा का यार बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि आपको हाथ से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है।
आम बॉल वो डालते हैं, वो भी ये है कि आपको पता चल जाता है वो आम बॉल, बस ये समझ लो कि वो मौत है बैट्समैन के लिए। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि वो एक से दो ब्रेक हुई, फिर आपके दिमाग में बैठ गई कि यार इसका बॉल तो अच्छा खासा ब्रेक होगा, और फिर वो एक पड़ के जो सीधी रहती है वो फिर खत्म हो जाता है बैट्समैन वहाँ पे। तो वो चीज़ है। लेकिन कुलदीप यादव के साथ ये कि जिस हिसाब से कुलदीप ने अपनी बॉलिंग के अंदर कंट्रोल लेके आया है, जो पेस आ रही है कुलदीप की बॉलिंग के अंदर, मतलब पेस, फास्ट बॉलर तो नहीं है कुलदीप ऑब्वियसली, लेकिन ये ना कि आपकी जब आपको मार पड़ रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगा और रन को भी कंटेन करूँ, तो वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं कुलदीप यादव में दिखता है। और फिर एट द एंड है तो टेस्ट वही बॉलिंग के आपको फ्लाइट देनी है, वो जो T20 की बॉलिंग हो गई ना कि मैं तेज़ डाल रहा हूँ, या फिर एक लाइन पकड़ के मैंने तेज़ डालनी शुरू कर दी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो T20 में होती है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुलदीप के पास वो क्वालिटी और वो कंट्रोल आ चुका है, और कुलदीप को हाथ से पढ़ना, उसके बाद फिर आपको शॉट मेकिंग करने में दिक्कत होगी रिवर्स स्वीप और स्वीप में। उसके बाद जो है सिराज रहेंगे और उसके बाद बुमराह रहेंगे। एक ये टीम बन सकती है कि सिराज और बुमराह को अभी भी आप रखो, ठीक है। बातें ऐसी भी चल रही है कि शायद सिराज को ड्रॉप कर दिया जाए, एक फास्ट बॉलर के साथ जाओ और बाकी आप स्पिनर घुसा लो। सो वो एक चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रैंक टर्नर होगा, आई थिंक अब ये वाली बात उस सेंस में भी आ रही है, क्योंकि सिराज की फर्स्ट मैच में कुछ विकेट निकली नहीं, बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा ने सिराज को विकेट ओवर्स दिए नहीं, और एक जो उसकी ओली पोप की कैच निकलती तो वो भी जो है KL राहुल ने छोड़ दी थी। सो वो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि सिराज ने बहुत ज़्यादा अलग से कुछ दिखा नहीं, सिराज की तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर भी सिराज ने नहीं किए। सो उस सेंस में मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा जो है ये कॉल लेने, मतलब पूरी जो मैनेजमेंट है वो कॉल ले के यार सिराज को बिठाते हैं और स्पिन ट्रैक बना के स्पिनर्स के साथ ही जाते हैं, क्योंकि बुमराह गुड इनफ बॉलर। बुमराह ने फास्ट बॉलिंग में तो सारी विकेटें, जो सेकंड मैच भी फर्स्ट मैच था उसमें सारी बुमराह नहीं लिए, कमर का जोर लगा के, भाई उसने मेहनत करके विकेटें लिए ना। सो वो वाला पॉइंट है। अच्छा, सेकंड जो टीम बनती है वो ये हो सकती है कि रोहित शर्मा ओपन करेंगे, यशस्वी जायसवाल, 3 पे शुभमन गिल, चौथे पे इसमें भी रजत पाटीदार रहेंगे, ठीक है। 5वें पे अय्यर आ जाएंगे, शेष अय्यर। 6ठे नंबर पर सरफराज खान का यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ODI का जो है एवरेज, ये अपना रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छी एवरेज रह चुकी है, 100 का एवरेज, उसके बाद पता नहीं कितना 157 तक भी एवरेज गया भाई साहब का। तो मैं समझता हूँ कि डिजर्विंग है सरफराज, और मौका मिलना चाहिए भाई। स्पेशली अब जिस तरीके से सरफराज मतलब प्रैक्टिस सेशन में भी आज हमने देखा कि रोहित शर्मा से भी बात करी, और मतलब काफ़ी एक अच्छा माहौल था प्रैक्टिस सेशन के अंदर। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत रहेंगे विकेट कीपर। उसके बाद 8वें नंबर पर अक्षर पटेल। अब देखो, क्योंकि अय्यर है, सरफराज है 6ठे नंबर पे, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि भरत को बिल्कुल भी नीचे ना करो, उसका और कॉन्फिडेंस मर जाए, तो इसलिए मैंने 8वें नंबर पे अक्षर को रखा है। वैसे 7वें नंबर पे भी अक्षर को रख सकते हैं, क्योंकि भरत से थोड़ा सा और बेटर ही लगेगा मेरे हिसाब से। भरत को थोड़ा सा भी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है उसके पास स्ट्रोक, ऐसा नहीं है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट उसके पास स्ट्रोक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली यार जो अभी ये सेकंड इनिंग्स में जब वो आउट हुआ था, जब अश्विन और इस श्रीकर भरत की पार्टनरशिप लगी थी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि शायद यही पार्टनरशिप जो है नैया पार लगा देगी। लेकिन फिर वो ये है कि वो फुट मूव किया नहीं, ना बॉल की लेंथ पे गया। भरत जो है थोड़ा सा टेंटेटिव ही रहा और पीछे से ही खेल गया। पीछे क्या मतलब, बॉल की लाइन पे जाके डिफेंस नहीं करा ना उसने प्रॉपर तरीके से। सो वो पॉइंट है। और फिर वहाँ से वो हल्की सी टर्न करती है, अगर हम बात करें हार्टली की बॉल, और वो भी विकेट निकल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार हाँ, उसके बाद 9वें नंबर पे अश्विन रहेंगे, 10वें नंबर पे कुलदीप यादव यहाँ पर भी, और फिर 11वें नंबर पे बुमराह। तो यहाँ पर ये है कि इस बैटिंग लाइनअप में ये हो जाएगा कि आपके पास 10वें नंबर तक भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक बैटिंग का वो कहते हैं ना लेवरेज रहेगी आपके पास। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अश्विन होंगे, अक्षर होंगे और कुलदीप होंगे। और अपना अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अश्विन, अक्षर और कुलदीप, तो ये 3 स्पिनर होंगे। 3 हमारे पास वैरायटी आ जाएगी इसके अंदर। एक फास्ट बॉलर बुमराह है, टॉप 6 में 6 प्रॉपर बैट्समैन हमारे पास, और एक विकेट कीपर है श्रीकर भरत। तो ये भी एक टीम बन सकती है। इस टीम के अंदर वो जो बैटिंग डेप्थ हम ढूंढ रहे हैं वो भी है। इस टीम के अंदर 3 वैरायटी वाले स्पिनर भी हैं। चौथे स्पिनर का वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इससे बढ़िया बुमराह रह जाए और आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डालो, 6 जो आप अपना बैट्समैन को खिला दो। अच्छा, तीसरी जो टीम बनती है वो ऐसे बनती है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल,
तीसरे नंबर पे फिर से शुभमन गिल, चौथे पे रजत, ठीक है, पांचवें पे अय्यर, और इसमें मैंने छठे पे फिर से अक्षर पटेल को रख दिया है, ठीक है। उसके बाद सातवें नंबर पर भरत विकेट कीपर, अश्विन आठवें नंबर पे, कुलदीप नवें नंबर पे, सौरभ जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 290 से ज़्यादा विकेटें हैं इनकी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अच्छी एवरेज है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पिन ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि मेन जो है स्पिन इनकी क्वालिटी है। अच्छा स्पिनर है, कंट्रोल के साथ डालता है। अभी जो इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें भी परफॉर्मेंस आई है, सो शायद पर ये है ना कि अभी रविंद्र जडेजा का ये लोग कहीं अभी रास्ता रोकना नहीं चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ का खेलना भी मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हालांकि अगर हम देखें तो कंप्लीटली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है भी नहीं सौरभ, अगर हम बात करें जडेजा की, क्योंकि जडेजा बैटिंग के साथ भी कर देते हैं, तो वो उस सेंस में भी उनके पास एक लॉजिक रहेगा कि यार देखो ना, जडेजा जो है बैटिंग से भी रन कर देते हैं, हालांकि जब वो सुबह आते हैं तो उतना तेज़ नहीं खेलते, जिस वजह से कहीं ना कहीं ओपोजिशन हमारे ऊपर चढ़ जाती है, सो वो एक पॉइंट है। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा फिर 11वें नंबर पे बुमराह रहेंगे, ठीक है, तो ये थी तीसरी टीम। इसके अंदर अगर हम देखें तो बैटिंग कुलदीप यादव तक, या आप मान लो कुलदीप यादव ये है कि 30-35 रन आपको दे सकता है, ठीक है, 9वें नंबर तक इसमें बैटिंग रहेगी, और इसमें अगर हम बात करें तो 5 प्रॉपर बैट्समैन है, उसके बाद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो है हमारे पास अक्षर पटेल हो जाएंगे, फिर 7वें नंबर पे भरत जो है KS भरत विकेट कीपर। चौथी टीम जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है कि रोहित शर्मा ओपन करेंगे कप्तान, और उसके बाद दूसरे नंबर पे यशस्वी जायसवाल, तीसरे पे शुभमन गिल, चौथे पे रजत पाटीदार को खिला लो। इस टीम के अंदर जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है उसके अंदर या तो आप रजत पाटीदार को खिला सकते हो या फिर सरफराज खान भी खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पाँचवें पे अय्यर, छठे पे जो है फिर से अक्षर पटेल। छठे पे देखो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि नेथन लायन जैसे बॉलर जिसकी 517 विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया में गड्ढे नहीं बनते भाई, वहाँ पर एक्चुअल में आपके पास स्किल भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अश्विन के पास स्किल नहीं है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं कहीं से भी कम नहीं है नेथन लायन किसी से भी, जब ऑफ स्पिन की बात होती है। और अक्षर उसकी अगर हम बात करें नेथन लायन की, तो उसे सही में बड़ा दिल करके बॉलिंग करनी पड़ती है भाई। उसकी बॉलिंग है, वो मतलब फ्लाइट देता है अच्छी खासी अपनी बॉल पे, रिस्क लेता है, वो चांस लेता है और वहीं से उसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो उसने भी कहा था कि अक्षर पटेल जो है किसी भी बैटिंग लाइनअप के टॉप 6 के अंदर खेल सकता है। सो जब कोई इतना बड़ा बॉलर बोल रहा है, ओपोजिशन ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है वो, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई प्लेयर बोल रहा है और नेथन लायन जैसा बड़ा स्पिनर बोल रहा है जिसे क्रेडिट पे 500 से ज़्यादा विकेटें हैं, तो उससे आप समझ सकते हो कि अक्षर के पास वो क्वालिटी एक्चुअल में है, और अक्षर ने दिखाया है। बस ये है कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यार सेकंड इनिंग में अक्षर कुछ बड़ा करेगा, ठीक है वो कॉटन बोल्ड हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देखो मैनेजमेंट को भी भरोसा था, इसीलिए तो जडेजा से ऊपर भेजा ना। मैनेजमेंट को भी पता था कहीं ना कहीं यार जडेजा इस टाइम पे वो एक्सेलरेशन, वो थोड़ा सा दबाव क्रिएट कर देगा, इसीलिए अक्षर पटेल को भेजा गया। अच्छा, पहली इनिंग में जब रन बन रहे थे तो अक्षर को नहीं भेजा, दूसरी इनिंग में जब प्रेशर आया ना तो अक्षर पटेल इन लोगों को याद आया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पे जो है भरत होगा, 8वें में वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की इतनी बात हो रही थी, वॉशिंगटन सुंदर जो है रन से तो उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, 66 की समथिंग की एवरेज है वॉशिंगटन सुंदर की, तो मतलब स्पिन पिचेस के खिलाफ वो बंदा खेल लेता है। अब जहाँ तक उसकी बॉलिंग की बात है तो उसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है। अब कोई बैठ के कह रहा है कि यार सुंदर ने कहाँ परफॉर्मेंस आई है, मुझे उसके देखना है कि उसने कहाँ परफॉर्म करा है, तो मैं यही कहूँगा कि यार देखो बहुत लोगों की बहुत जगह परफॉर्मेंस आई भी है, और बहुत लोगों से जब एक्सपेक्ट किया गया था कि आप एज अ ओनली स्पिनर खेलोगे उस बड़े मैच में उस बड़े दिन, सो उनसे कुछ परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। तो इट्स बेटर कि यार आप ना यंगस्टर को कहीं ना कहीं मौका भी दें। ऐसा नहीं होता फिर तो यार देखो, जब तक आप मौका नहीं दोगे ना रेगुलरली, किसी के भी विकेटें नहीं आएंगी, किसी के भी रन्स नहीं आएंगे, चाहे वो कितने पोटेंशियल हो उसके अंदर। संजू सैमसन के साथ भी तो यही दिक्कत है, पोटेंशियल है, मौका मिलता नहीं है। अबे इतने बिखरे हुए मौके मिलेंगे तो कभी जुड़ी हुई परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि बिखरे हुए मौके मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अश्विन है, अश्विन 9वें नंबर पे रहेंगे, उसके बाद कुलदीप है और फिर बुमराह है। अच्छा, इस टीम के अंदर जो चौथा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर 4 स्पिनर रहेंगे, अक्षर 1 हो गया, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर है, अश्विन है और कुलदीप है, इसके अंदर हमारे 4 स्पिनर हो गए। बैटिंग यहाँ पर भी हमें 10वें नंबर तक मिल जाती है, तो बैटिंग डेप्थ का भी मामला सॉल्व हो गया, अच्छी खासी टर्नर है,
तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक तो अक्षर जो है लेफ्ट आर्म हो गया अपना, ठीक है। इसके अलावा कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो गया, राइट आर्म ऑफ स्पिनर 2 हो गए। फिर हमारे पास अब अश्विन के साथ ये है कि अश्विन थोड़ी सी ज़्यादा वैरायटी लेके आते हैं, तो अश्विन कभी कभार लेग स्पिनर भी बन जाते हैं, वो कैरम भी आ जाती है, उसके बाद वो स्ट्रेटर वन भी आ जाती है, तो वो दूसरा भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अश्विन के साथ डिनोट होती हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर इज मोर ऑफ अ बॉलर जो कि विकेट टू विकेट थोड़ा सा पेस सकते हैं अपनी बॉल के अंदर। सो उस तरीके के बॉलर है वॉशिंगटन सुंदर। देखो T20 अभी ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अभी बहुत ज़्यादा मौके मिले नहीं है वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट के अंदर। वैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में जो मेन हाईलाइट होने वाली परफॉर्मेंस जो आई थी ना अक्षर, अगर हम बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, तो वो हाईलाइट होने वाली परफॉर्मेंस आई थी जब गाबा में उसने अपना ये शार्दुल ठाकुर के साथ पार्टनरशिप लगाई थी। तो वो अगर उस सेंस में अगर हम बात करें तो जो वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस निकल के आई थी हाईलाइट होने वाली, वो बैटिंग के साथ थी। अब तक बॉलिंग के साथ मैं मानता हूँ वैसे भी चौथे स्पिनर ने यार कितनी बॉलिंग करनी है, अक्षर पटेल ने कितनी बॉलिंग करी है, तो इसलिए उसी सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इसमें बैटिंग ऑप्शन भी हो जाएगा अगर हम वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं, ठीक है। वैरायटी हमें इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। एक अपना अक्षर पटेल हो गया, 2 ये अब देखो बिल्कुल सेम नहीं है दोनों ऑफ स्पिनर। वॉशिंगटन सुंदर भी ऑफ स्पिनर है, अश्विन भी ऑफ स्पिनर है। अश्विन के पास थोड़ी वैरायटी है, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर थोड़ी सी और तेज डालता है, वॉशिंगटन सुंदर का थोड़ा सा और हाई आर्म एक्शन है। सो वो कहीं ना कहीं एक उसी सेम फील्ड के अंदर थोड़ा सा आप ये कह लो कि वैरायटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर देखें तो कुलदीप यादव है, तो वो सही चीज़ें हैं कि अगर ये दो नई चीज़ें हम फेंकते हैं इनके सामने, तो वो इनके लिए जो इंग्लैंड के बैटर्स जो रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, देखो यार मेन तो उनका वही है ना कि वो इन फ्रंट ऑफ स्कोर तो मार नहीं रहे ज़्यादातर, वो उनका कोशिश वही है। अगर आप मैप उठाकर देखोगे, ओली पोप कहीं ना कहीं एक ऐसा बैट्समैन लगा है कि जिसके पास सारे जगह के स्ट्रोक्स हैं। बाकी अगर आप इसको उठाओगे स्पिन के अगेंस्ट ये अपना बेन डकेट, इसका तो पूरा गेम ही वही है, थर्ड मैन की तरफ मार दिया, स्क्वायर लेग की तरफ मार दिया, या फिर वो फाइन लेग की तरफ मार दिया, तो ये तो मार ही उस तरफ रहा है। सो इनका तो यार थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल गेम भी है, इसके अगेंस्ट ना एक स्ट्रेटेजी आ जानी चाहिए। बाकी अब जो इन लोगों ने एकदम से पैनिक करके रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें अब क्यों याद आता है ये इन द मिडल ऑफ द सीरीज जब तुम्हारे साथ हो जाता है? ये तुम्हारे पहले वीडियोस क्यों नहीं आते? ये जो है सेशन 1 महीने पहले ये तुम्हारा कैंप क्यों नहीं लगता? 1 महीने नहीं तो एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले यही चीज़ तुम पहले से क्यों नहीं करते प्रिपरेशन? अब एकदम से जब तुम्हें देखने के लिए मिल गया कि वो रिवर्स स्वीप खेल के उन लोगों ने तबाही कर दी, तो तुम्हें अब लगता है कि हम भी ये कर लेंगे। ओ भाई, वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकदम से इन द मिडल ऑफ द सीरीज तुम सोचोगे कि अब हम इसे आर्ट को मास्टर करेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है, फ्यूचर में जाके शायद 1, 2, 3 सीरीज बाद उसका जो है हमें देखने के लिए मिले कि हमारे बैटर भी जिस तरीके से इंग्लैंड के बैटर्स ने एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ अगर हम बात करें स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करें, तो शायद उसके बाद हमें जाके देखने के लिए मिले कि हमारे बैटर भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार पा रहे हैं। बाकी आई थिंक यार रिवर्स स्वीप तो अगर आपसे नहीं भी मारा जा रहा तो आप स्वीप का भी इस्तेमाल कर लो, वो भी ठीक रहता है। किसी भी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट अगर आपके पास स्वीप अच्छा है, अगर आप आप बॉल की लाइन में प्रॉपर तरीके से आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है मतलब अगर आप निकल के मार लो यार, और क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बैकफुट पे मार लो। मेन चीज़ तो ये है कि आपका जो स्टेप आउट होके जो स्टंप आउट होने का आपका डर होता है ना, ये पहले सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो। वो जब आपके निकल जाएगा तो उसके बाद आप अपने आप ही आप देखोगे कि हमारे बैट्समैन भी जो है वो स्ट्रोक मारते हुए दिखेंगे। लेकिन उस तरीके का ना खेलो यार। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए ना, हार्ड हैंड्स के साथ गए, बिल्कुल वो स्लिप पॉइंट के फील्डर के मुंह पे देके मार दी बॉल। थोड़ा सा हल्के हाथ से खेल लो यार, थोड़ा सा कोशिश करो ना कि मतलब बॉल को आने दो, बहुत ज़्यादा चेज मत करो उसको। यशस्वी जायसवाल भी निकले हैं, उसके बाद वही वाला पॉइंट है ना कि अब या तो तू आने दे भाई उस बॉल को, तू भी उसके ऊपर नाचा, उसके ऊपर जाके वो खड़ा था शॉर्ट लेग का फील्डर, वो ले गया। तो ये सारी चीज़ें जो है तुमको समझनी पड़ेगी कि स्पिन ऐसे ना खेलो कि यार बिल्कुल ही कोई एक जो बंदा एक स्पिनर है वो टॉम हार्टली, उससे 4 बॉल एक जगह पे डाली नहीं जा रही थी और वो एकदम से हमारा बाप बन गया। तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट यार कल मैं होप करता हूँ कि कल हमारा अप्रोच थोड़ा और पॉजिटिव भी होगा। लेकिन पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं होता कि आँख पे पट्टी बांधो और ये ले छक्का, ये ले चौका, ये नहीं। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलो, थोड़ा लंबे रन बनाओ। अब राहुल द्रविड़ ने कहा है ना कि हमें थोड़े से ज़्यादा रन करने चाहिए थे,
तो अब वो बैटिंग में अप्रोच दिखना चाहिए, और ये अप्रोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोहित शर्मा की बैटिंग में दिखे। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।